19वीं सदी के अमेरिका के अस्थिर माहौल में सीमाएं सिर्फ भूगोल से नहीं बल्कि सोने, लोहे और खून से भी खींची गई थीं। जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ी और कंपनियों ने अभूतपूर्व संपत्ति इकट्ठा की, एक शून्य पैदा हो गया। अनियंत्रित सीमांत क्षेत्र और अराजक शहरी केंद्र संघीय कानून की पहुंच से कहीं आगे निकल गए थे। इसी शून्य में निगरानी का एक निजी साम्राज्य उभरा, एक ऐसी संस्था जो अमेरिका की अराजकता के खिलाफ अंतिम ढाल भी बनी और सबसे डरावनी कॉरपोरेट प्रवर्तन व्यवस्था भी। वो थे पिंकरटन नेशनल डिटेक्टिव एजेंसी। एफबीआई या सीक्रेट सर्विस के जन्म से बहुत पहले इसी एक संगठन ने अमेरिकी सुरक्षा पर एक विशाल एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी कार्यशैली पूरी तरह से व्यवस्थित, घुसपैठ, सटीक रिकॉर्ड रखने और ठंडी गणनात्मक दक्षता पर निर्भर थी। उनके सख्त, बिना पलक झपकाए खुले हुए आंख वाले लोगों और टैगलाइन "हम कभी नहीं सोते" के साथ अमेरिकी शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ गया, प्राइवेट आय। लेकिन उस चौकस आंख के पीछे एक जटिल, खून से सनी हुई कहानी छुपी थी, जिसने एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी को एक निजी भाड़े की सेना में बदल दिया। इस एजेंसी के निर्माता थे एलन पिंकरटन, एक स्कॉटिश प्रवासी जो 1842 में इलिनॉय पहुंचे थे। पेशे से पिंकरटन एक कूपर थे, यानी बैरल बनाने वाले। आस्था से वे एक कट्टर चार्टिस्ट और प्रबल दास्ता विरोधी थे, जो अपनी कार्यशाला को अंडरग्राउंड रेल रोड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन बनाकर इस्तेमाल करते थे। कानून प्रवर्तन में उनकी एंट्री पूरी तरह से संयोगवश हुई थी। लकड़ी की तलाश में जब वे एक सुनसान द्वीप पर गए तो वहां उन्होंने जाली नोट बनाने वालों के गिरोह का पता लगा लिया और उनकी गिरफ्तारी में मदद की। 1850 तक उनकी तेज विश्लेषणात्मक सोच ने उन्हें नॉर्थ वेस्टर्न पुलिस एजेंसी की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। पिंकरटन की असली तरक्की फरवरी 1861 में हुई। रेलवे में तोड़फोड़ की जांच करते समय उनके एजेंटों ने बाल्टीमोर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, जो राष्ट्रपति चुनाव अब्राहम लिंकन की हत्या के लिए रचा गया एक समन्वित अलगाववादी साजिश थी। षड्यंत्रकारियों के बीच संपर्क रोकने के लिए पिंकरटन ने अपने एजेंटों को बाल्टीमोर से बाहर जाने वाली सभी प्रमुख टेलीग्राफ लाइनों को काटने का आदेश दिया, जिससे शहर पूरी तरह से सूचना के अंधकार में डूब गया। 22 फरवरी 1861 रात 11 बजे ये लाइनें काट दी गईं। इसके बाद पिंकरटन ने एक भेस बदले हुए लिंकन को एक सामान्य रात की ट्रेन में चुपचाप बैठा दिया और उन्हें एक यात्री के शॉल में लपेट दिया। लिंकन सुरक्षित रूप से वॉशिंगटन डीसी के विलार्ड होटल पहुंचे, जहां निजी एजेंटों की अदृश्य सुरक्षा घेरा उनके चारों ओर था। इससे पिंकरटन को प्रशासन का पूर्ण विश्वास प्राप्त हुआ। जब गृह युद्ध छिड़ा तो लिंकन ने पिंकरटन को यूनियन इंटेलिजेंस सर्विस बनाने का जिम्मा सौंपा, जो आधुनिक अमेरिकी जासूसी का असली पूर्वज था। मेजर E.J. एलन के सैन्य छद्म नाम के तहत काम करते हुए पिंकरटन ने एक विशाल और जटिल जासूसी तंत्र स्थापित किया, जो संघीय सैनिकों की संख्या और आपूर्ति मार्गों की निगरानी करता था। पिंकरटन ने टिमोथी वेबस्टर जैसे शानदार गुप्त एजेंटों का इस्तेमाल किया, जिन्होंने कॉन्फेडरेट युद्ध विभाग में घुसपैठ की थी और बाद में युद्ध में फांसी पर चढ़ने वाले पहले जासूस बने। पिंकरटन ने हैरियट टबमैन और पूर्व दासों द्वारा संचालित बेजोड़ टोही नेटवर्क, जिसे ब्लैक डिस्पैचेस कहा जाता था, पर भी बहुत अधिक भरोसा किया, जिससे उन्हें बेहतरीन सामरिक जानकारी मिली। गृह युद्ध के बाद अमेरिकी भूभाग तेजी से पश्चिम की ओर फैलने लगा। इस विस्तार के साथ एक नए प्रकार के अपराधी उभरे, अत्यंत संगठित, भारी हथियारों से लैस डाकू गिरोह। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से अक्षम थी। रेलवे सिंडिकेट्स ने एक बार फिर पिंकरटन की ओर रुख किया, जिससे एजेंसी एक निर्दयी महाद्वीपीय शिकारी बल में बदल गई। उन्होंने रेनो गैंग का पीछा किया और बुच कैसिडी तथा सनडांस किड के वाइल्ड बन से युद्ध किया। अंततः उन्हें पूरी तरह महाद्वीप छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जेसी जेम्स के प्रति उनकी जुनूनी खोज ने एजेंसी के काले पक्ष को उजागर कर दिया। 1875 में एजेंटों ने जेम्स परिवार के घर में एक विस्फोटक उपकरण फेंका। विस्फोट में जेसी के 8 वर्षीय सौतेले भाई की दर्दनाक मौत हो गई। इस क्रूर भूल ने जबरदस्त जन आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे हिंसक चोर भी रोमांटिक लोकनायकों में बदल गए। जैसे जैसे 19वीं सदी का उत्तरार्ध गिल्डेड एज में प्रवेश कर रहा था, पिंकरटन एजेंसी ने अपना सबसे भयावह रूप धारण कर लिया। अब सबसे बड़ा खतरा ट्रेन लुटेरे नहीं, बल्कि संगठित श्रमिक थे। एलन के बेटों के नेतृत्व में एजेंसी एक विशेष स्ट्राइक ब्रेकिंग भाड़े की सेना में बदल गई, जो कार्नेगी और फ्रिग जैसे औद्योगिक दिग्गजों को हजारों हथियारबंद आदमी किराए पर देने लगी। जुलाई 1892 में होमस्टेड स्टील स्ट्राइक के दौरान हालात उबाल पर पहुंच गए। हेनरी क्ले फ्रिक ने गुप्त रूप से 300 हथियारबंद पिंकरटन एजेंटों को हड़ताली मजदूरों से मिल पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया।
एक गोली चलने से 12 घंटे तक चलने वाली विनाशकारी लड़ाई शुरू हो गई। मजदूरों ने तोपों और डायनामाइट से मुकाबला किया, जबकि पिंकर्टन एजेंट अपनी लोहे की नावों की दरारों से व्यवस्थित रूप से गोलियां चला रहे थे। जब धुआं छटा, तब तक 12 लोग मारे जा चुके थे। फंसे हुए एजेंटों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें गुस्साए शहरवासियों की बेरहम भीड़ के बीच से गुजरना पड़ा, जिन्होंने उन्हें बेदर्दी से पीटा। होमस्टेड में बहा खून पूरे देश को झकझोर गया। 1893 में कांग्रेस ने एंटी पिंकर्टन एक्ट पारित किया, जिससे सरकार को दोबारा कभी भी निजी भाड़े के बलों को नियुक्त करने पर सख्त रोक लगा दी गई। फिर भी भले उनकी संघीय भूमिका सीमित कर दी गई, उनकी संरचनात्मक रूपरेखा बनी रही। उन्होंने केंद्रीकृत आपराधिक डाटाबेस की शुरुआत की, जिसे बाद में एफबीआई ने अपने मॉडल के रूप में अपनाया। पिंकर्टन कभी सच में नहीं सहे। उन्होंने गिल्डेड एज को पार कर लिया और आज भी एक वैश्विक कंपनी के रूप में मौजूद हैं, जो निजी मुनाफे और सार्वजनिक न्याय के बीच एक तीखा विरोधाभास है।